तो अपने टॉर्चरस एक्सपीरियंस को अपना करियर बनाने के बाद एक बार फिर से वो दिन आ चुका है जहां मैं आपको अपने पिछले साल की सबसे वर्स्ट मूवीज के बारे में बताता हूं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैंने फिर भी उन्हें देखा। तौबा यार, कहीं मुझे कोई फटिश तो नहीं है। खैर, अब वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, मगर अभी लेटेस्ट से शुरू करते हैं। यस, ये कोई रैंकिंग वाली लिस्ट नहीं है, मैं किसी भी मूवी को रैंक नहीं कर रहा हूँ, ये इक्वली मैं इन सबको ऐसे ही सेम तरीके से हेट करता हूँ। मगर जो अपनी सबसे पहली मूवी आती है वो आती है मस्ती 4। और तौबा यार, क्या मूवी थी ये डेफिनेशन है एक चीपली मेड टॉर्चरस एक्सपीरियंस का। अगर बैड मूवीज की लिस्ट में एक एग्जांपल की तरह अगर आप किसी मूवी को यूज करना चाहते हो तो मस्ती 4 एक परफेक्ट एग्जांपल बन के उभरेगी, जहां मेकर्स ने फिल्म को किस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि हमने एक अडल्ट मूवी बनाई थी, एक अडल्ट कॉमेडी, तो एक सर्टेन ऑडियंस को ये पसंद आएगी, सबको ये ह्यूमर अच्छा नहीं लगेगा। भाई चूतिया बनाया पब्लिक को अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाते हुए। खैर, इसके ऊपर टाइम और नहीं वेस्ट करेंगे, मगर जो नेक्स्ट मूवी आती है वो है आवर फॉल्ट। अब हाँ देखो भाई, ये दुख मैंने खुद ही पाला हुआ है क्योंकि किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी इसको कवर करने के लिए, बट इट्स वन ऑफ दोज जनरेशनल इवेंट की ना, कि ऐसी मूवीज अगर आप मिस कर दिए तो मिस कर दिए। जस्ट लाइक किसिंग बूथ, यू हैव टू बी देयर जब ये सब परपन चल रहा होता है, जिसके लिए मैंने पूरी ट्रिलोजी देखी। एंड इसको देखकर आपके स्टैंडर्ड्स इतने गिर जाते हैं कि आपको फर्स्ट पार्ट इसके थर्ड पार्ट से बेटर लगने लगता है, जहाँ पे मूवी इंसेस्ट को फेटिशाइज करती है और इसकी ऑडियंस इसे एंजॉय भी करती है, क्योंकि ये अमीरों वाला इंसेस्ट है ना। दिस कॉन्सेप्ट विल नेवर वर्क इन एनी काइंड ऑफ गरीबी। जिसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है अपनी बागी 4। एंड ये तो सबको ही पता था कि ऑन डे 1 की मूवी हमें कैसी देने वाले हैं, और अब तो टाइगर श्रॉफ के लिए बुरा भी लगने लगा है कि बंदा अपने इतने भयंकर पोटेंशियल को, जो स्पाइडरमैन वाला पोटेंशियल रखता है, वो बागी 4 जैसी मूवीज पे वेस्ट कर रहा है। जहां पे अब ये मूवी 2013 की तमिल मूवी एंथू 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 पे बेस्ड थी, जिसकी वजह से थोड़े से रिडीमेबल मोमेंट्स दिख जाते हैं, पर ओवरऑल फिल्म मेकर्स की इनकॉम्पिटेंस और कॉपीराइट स्ट्राइक्स के कारण इन्होंने अपनी इज्जत खुद ही खराब, मतलब ये मजाक तो बनाया ही इन्होंने, जिसके कारण ये काफी चीप दिखती है, फेक लगती है, टैकी राइटिंग रखती है, काफी डेटेड एक्शन और कॉन्सेप्ट है, और एब्सोल्यूट क्रिंज स्टोरी टेलिंग का रूट चुनती है, इवन इतने सॉलिड मटेरियल होने के बावजूद भी। खैर, वो एंड तो याद भी नहीं करना चाहता कि क्या लिखा था उन्होंने। खैर, अब टाइगर श्रॉफ इज ऑन हिज ओन, मगर जिस फिल्म को लेकर इस साल सबसे ज्यादा हाइप थी 2025 में और वो बहुत ही बुरी निकली, वो थी अपनी वॉर 2। सबको इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी अनटिल अनलेस जब तक इसका ट्रेलर नहीं रिलीज हो गया। एंड इवन तो अब इनका पीआर गेम भी मूवी को नहीं बचा पाया, और इवन अब इनके एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मूवी कितनी बुरी चली थी। और इनके बुरा होने पे अब रीजन बहुत ही ऑब्वियस हो गया है कि काफ़ी रस्ट प्रोडक्शन था, लैक ऑफ क्रिएटिविटी थी, और ओवर कॉन्फिडेंस से कि भाई हमारा स्पाई यूनिवर्स जो पठान की तरह ही टेम्पलेट पे चलता है, लोगों को यही पसंद आता है, कुछ अलग देने की ज़रूरत नहीं है, वही चीप फेक सीजीआई हमें दिखाना रहेगा, बार बार वही ऑडियंस को परोसेंगे और ठीक रहेगा, पिक्चर फिर पैसे 1000 करोड़ कमा लेगी। जिसमें से इसका फेक दिखना भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न निकला कि लोग एक बिग एक्शन स्पेक्टिकल देखने गए थे कहानी से भी ज़्यादा, और उसकी जगह बस हमें कंट्रीज बदलते हुए ये कहानी नज़र आती है। एंड फिर इवन फिल्म के बाद अयान मुखर्जी से भी काफ़ी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि भाई ये थोड़ा सा ना वेकअप सीट जैसा साउथ बॉम्बे टाइप कहानी ठीक बना लेते हैं, उसके अलावा अगर पूरी ने पैन इंडिया में पेनिट्रेट करना है तो ही लैक्स स्किल। तो इसके बाद फिर आता है जो अपनी नेक्स्ट मूवी है वो है सन ऑफ सरदार 2। एंड एट दिस पॉइंट मैं कहूँगा अजय देवगन को बस दिहाड़ी मजदूरी करनी है, वो बस काम करना चाहते हैं नो मैटर व्हाट, कैसा भी हो। एंड अब उनकी एक्टिंग में एफर्ट भी खत्म हो गया है, कुछ भी रैंडम उठा के वो पिक्चर बना लेते हैं। एंड वहीं सन ऑफ सरदार 2 इट्स सो रैंडम, सो अनफनी कि इसे देख के लगता है कि चैट जीपीटी ने फिल्म लिखी होगी। एक बेसिक सा प्लॉट उठा लिया, एक बंदे की वाइफ है, उसे विदेश में जाके डिवोर्स देना चाह रही है, किसी की और लाइफ बनाना चाहता है, उसके लिए इसे फेक आर्मी ऑफिसर बनना है, देन उसमें माफिया, गंदे जोक्स, चीप प्रोडक्शन डिजाइन, बाहर शूट किया है क्योंकि इन्हें सब्सिडी चाहिए थी। ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है कि बस पिक्चर बनानी थी इन्हें, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। रोज बस दुकान का शटर ही खोल रहे थे और कोई दिमाग नहीं लगाया इन्होंने, क्योंकि फिर जल्दी से ये काम खत्म करेंगे और दूसरे महीने एक और पिक्चर आ रही है ना। और अजय देवगन लोड भी नहीं लेते किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी का, फिल्म ही है ना, तो एफर्ट क्यों डालना।
और जब आप अपने काम के लिए कोई इज्जत नहीं रखते हो तो लोग आपके काम के लिए क्यों इज्जत रखेंगे। खैर ये भी बहुत ही टाइड एज मूवी थी, मगर उसके बाद जो मूवी जो थोड़ा सा पोटेंशियल रखती थी वो थी राजकुमार राव की मालिक, कि कैसे एक टीयर 2 का आदमी बड़ा गैंगस्टर बना, एम्पायर बनाया, एम्बिशन वॉयलेंस में कैसे उसने अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो दी। जहाँ पे मूवी एम तो बहुत ही एम्बिशियस करती है, जहाँ सब्सटेंस भी है इनके पास पर पेनफुली मीडियोकर है। राजकुमार राव की परफॉर्मेंस के मामले में आप बंदे को नहीं काट सकते, वो बंदा हल्का नहीं पड़ता। पर ये सेम गैंगस्टर सागा इतनी बार हम देख चुके हैं कि कुछ खास नजर नहीं आता, और उसकी वजह से ये काफी सोललेस, प्रिडिक्टेबल और बोरिंग सी फील देती है। और बोरिंग मूवीज सबसे बेकार होती हैं क्योंकि मैं बैठ के देख भी नहीं पाता उन्हें। जिसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट मूवी आती है कनप्पा। एंड तुम मेरा दर्द महसूस करो, मैंने F1 के बाद इसे देखा है। अपने टॉप टियर टेस्ट से लेकर सीधे टॉप वाहियात टेस्ट में आती है, जहां पे ये मूवी ऐसी थी जिसमें डायरेक्टर ने बोला था कि अगर इस फिल्म को किसी ने बुरा बोला तो भगवान भोलेनाथ खुद आके इसे श्राप देंगे। एंड आई गेस भोलेनाथ ऑल्सो नोज गुड सिनेमा, क्योंकि वो भी F1 ही देखना पसंद करेंगे एट दिस पॉइंट, क्योंकि मूवी इज अ जोक इन इट सेल्फ। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, कहाँ कहाँ यूरोप वगैरह में इन्होंने शूट किया, वो भी इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट के साथ, कि बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई मूवी में, मगर सिनेमैटिक डेथ भी कर दी उन्होंने ऑडियंस की। जहाँ पे कुछ उन फिल्मों में से एक आती है जिसे देखने के बाद आपको नफरत होने लगती है कि मैं किस धंधे में आया हूँ। इन्होंने बस कास्ट बड़ी रखी है और कुछ भी नहीं कर पाए, ये रत्ती भर का भी ये कुछ नहीं कर पाए। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब आप अपनी इनकॉम्पिटेंस शो करनी हो ना आपको, तो भगवान का नाम ले लो, लोग चुप ही हो जाएंगे। बहुत भयंकर पीआर चलाया था इन्होंने टैम। एंड ये भी उस मूवीज में से एक है जो लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक सेंड कर रहे थे अगर आपने इनके बारे में इनके फेवर में नहीं बोला है तो। देन अपनी नेक्स्ट मूवी आती है ठग लाइफ। मणिरत्नम और कमल हसन से हम सबके बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, एंड क्या मूवीज बनाया करते थे अपने टाइम में। पर ये फिल्म एक वॉयलेंट गैंग वॉर से ज्यादा एक गिमिक ज्यादा फील होती है, जहाँ फॉर श्योर स्टोरी लेयर्ड है पर वो कंफ्यूजिंग और बोरियत देने वाली है। जहाँ प्लॉट इतना ज्यादा कमिटेड है स्टोरी को लेकर कि एंड में कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और जब ये देख के निकलते हो तो एक फीलिंग रह जाती है कि कहना क्या चाहते थे आप, और जो कहा भी है आपने वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड और बोरिंग था। कंफ्यूज थे आप, बस आप पिक्चर बनाना चाहते थे एक और थोड़ा सा मणिरत्नम करना भूल गया मूवी में। जिसके बाद खैर एक नेक्स्ट और मूवी आती है जिसको लेकर आप मुझे थोड़ा सा माफ करिएगा, पर वो नेक्स्ट मूवी है बैड एज रवि कुमार। अपने एक्सपोज यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी, एक बी ग्रेड क्लासिक चीप सिनेमा स्पूफ वगैरह होमाज देते हुए इतना कमिटेड थी कि ये बीच बीच में भूल जाते हैं कि हमें सीरियस नहीं होना था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि ये जो मजाक कर रहे थे उसको लेकर वो डैम सीरियस थे, जिसमें ऑडियंस को पता है कि मूवी कैसे होने वाली है, पूरे इंटरनेट को पता है, पर हिमेश रेशमिया इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उन्होंने मजाक बनाया है। क्योंकि अगर फिल्म को लेकर वो एक्सेप्ट कर लेते कि वो क्या कर रहे हैं, वो बकचोदी बना रहे हैं, तो देन आई वुड हैव गिवन दिस मूवी अ परफेक्शन, कि जो ये करना चाहते थे कर लिए। पर दे आर सीरियस और वो एम्बैरेसिंग था, वो भी आज टिल डेट। भाई आज तक वो बोल रहे थे कि यस हमने लाइक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और जिस तरीके से भी लोगों ने इंटरटेन हुए हैं वो हमारा इंटेंट था। लेकिन खैर जिस तरीके से भी उन्होंने हाइप बटोरी, सबको पता है कि हिमेश रेशमिया ने लॉर्ड वाला काम कर ही दिया। और यस ये इतनी बुरी है कि मज़ा आने लगती है, जहाँ ये कोई स्पूफ नहीं है, सेल्फ अवेयर भी नहीं है, बस बकचोदी करती है, वो भी फुल ऑन की यार यही मेरी ऑडियंस देखना चाहती है। जिसमें हिमेश रेशमिया को भी पता ही होगा पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मे बी उनका सर्कल उस तरीके से होगा, और वो डिल्यूजन को लेकर ये सबसे बुरी मूवीज में से एक आती है। अब आई मीन बंदे का इंस्टाग्राम फीड ही देख लो, लाइक ही इज कमिटेड फॉर हिज एम्बैरेसमेंट। एंड वो सर्कल से कमी आती है कि अपने काम से, कि वो बंदा लिटरली ऐसा है, हु नोज, वो बातें राज ही रह जाएंगी। मगर अगर वो थोड़ा सा भी माइंडफुल एंड सेल्फ अवेयर होते ना, पता रहता कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, देन आई वुड हैव गिवन दिस मूवी अ परफेक्शन। बट नहीं, उसके लिए तो नहीं। मैं डिल्यूजन्स को सपोर्ट नहीं करता। खैर इसके आगे अगर बढ़े तो फिर आते अपने राजकुमार राव एक और फिल्म के साथ जिसका नाम है भूल चूक माफ। ग्राउंड हॉग्स डे की तरह एक और रोम कॉम टाइम लूप मूवी, जिसमें वामिका गाबी ट्राई करती हैं, राजकुमार राव डज हिज यूजुअल टियर 2 बॉय एक्टिंग, और एक बार फिर से एक बहुत ही इजी प्रिडिक्टेबल अनइम्प्रेसिव स्टोरी रहा है, वो भी एक हाई कॉन्सेप्ट थीम के साथ। जहाँ पे ऐसी सारी मूवीज मैं बोलूँगा प्री कोविड एरा में वाइब दे देती थी, चल जाती थी, एंड उसी टाइम ही चला करती थी, मगर आज इंप्रेस नहीं करती।
वी हैव मूव्ड ऑन एंड आई गेस राजकुमार राव को भी टीयर 2 से बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे पता है बड़ी मुश्किल होती है टीयर 2-3 से निकलने के बाहर, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा ना। मगर फिर जो नेक्स्ट मूवी आती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा वो है छोरी 2। डोंट आस्क मी मैंने क्यों देखी, उस टाइम पे कोई भी कंटेंट नहीं था। एंड जब मैंने मूवी देख के ख़त्म करी तो मार्वल का कोई ट्रेलर वगैरह आ गया एंड ये बहुत ही निहायत ही बोरिंग लेजी कैश ग्रैब मूवी है, जहाँ पार्ट 1 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा होगा मगर पार्ट 2 लाइक एंड में सुपर हीरो ही बन जाते हैं। जब आपको ऐसा ही करना होता है तो मासी पिक्चर बनाओ ना, क्यों हॉरर की बेइज्जती क्यों कर रहे हो। खैर अब इसके आगे बढ़े तो फिर अपने भाईजान पे आते हैं। उनकी मूवी आती है सिकंदर, भाईजान रोजगार योजना की तरफ से एक और मूवी, जहां उन्होंने एक फिल्म बनाकर कई लोगों को काम दिया, कई लोगों को थोड़ा सा सॉफ्ट लॉन्च दिया, मगर अल्टीमेटली खुद का काम खराब किया, जिसमें अच्छी स्क्रिप्ट ना चूज करने के कारण भाई वो क्या बुरा लगता है भाई के लिए यार। एक क्या पिक्चरें करते थे मगर अब क्या कर रहे हैं, जिसमें वहीं अपने रूटीन सलमान खान हमें देखने को मिलते हैं। अजय देवगन की तरह ये भी बस सेट पे आ गए, कैमरा शुरू हो गया, एक्टिंग कर दी थोड़ी सी जितना भी हो रहा था इनसे, जिसमें इन्होंने रोने वाले सीन को लेकर तो भाई इनके काफ़ी मज़े लिए गए। और फिल्म इज जस्ट सलमान खान। फिल्म सलमान खान का ऑरा फार्मिंग दिल फेक होना जैसे वो रियल लाइफ में है उसी तरीके से महिमा मंडन करती है, दैट्स इट। जिसमें कोई सेंस लॉजिक कहानी की कंटिन्यूटी कैरेक्टर कुछ भी लाइक टिपिकल लाइक हिंदी पिक्चरों की तरह नजर आती है जो पहले 80s में आया करती थी। मैं कहूँगा 80s वाली अच्छी हुआ करती थी, इससे एटलीस्ट वो कमिटेड तो रहती थी। एंड ये भाई की पिक्चर है और ज़्यादा चाहिए भी क्या आपको, इस तरीके से ये बनाई गई है। एंड जो भी कहो लाइक इवेंट तो था जब भाई की पिक्चर निकली हुई थी, मगर ना सिकंदर इज लाइक ना। जिसके बाद इस लिस्ट में 2 और जो मूवीज आती हैं वो है हॉलीवुड की तरफ से, एंड उसमें पहला नाम है अपना माइनक्राफ्ट, एंड दिस इज जस्ट अखंड बकचोदी। भाई यार बकचोदी करते हुए 950 मिलियन कमा लिए इन्होंने। एंड ये सब देख के लगता है भाई जनता पे से उनके सिनेमा का टेस्ट देख के भरोसा उठ जाता है कि भाई लोगों को ये पसंद आ रहा है, और फिर ये बहन के लौड़े बोलते हैं कि हमें अच्छा सिनेमा चाहिए। जहां यूएस में ये तो मूवी एक कल्चरल पिन पॉइंट बन गई थी सिनेमा जाने के लिए यंग लोगों में, लेकिन इस बात को लेकर कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि भाई इन्होंने ये स्टोरी लिखी है कमरे में बैठ के राइटर्स के साथ। क्या मजाक किया है उन्होंने, कोई सीरियसनेस नहीं था इसको लेकर। फ्रॉम एक्टर्स टू राइटर्स टू डायरेक्टर्स दे आर जस्ट डूइंग रैंडम बुलशिट गो। ये ऐसा था कि जैसे स्पाई किड्स भाई इससे अच्छी फील होती है, जो टॉडलर्स को अपील करता है ना, वैसा बेबी शड्डू वाली मूवी। ऐसा लगता है कि एक बहुत ही मेटा सेल्फ अवेयर यूट्यूब स्किट को इन्होंने $150 मिलियन का बजट दे दिया हो, और इसके बुरे होने की वजह से इसने हाइप इतना ज्यादा बटोर लिया, मतलब बकचोद होने की वजह से, कि इसने क्लोज टू $1 बिलियन का कलेक्शन किया। एंड यस इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि मिस्टर सिनेफाइल देखने ज़रूर से गए थे। खैर लाइक बैलेंस बना रहना चाहिए सिनेमा में। मगर फिर जो अपनी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी आती है वो है स्नो वाइट, एंड आई डोंट थिंक कि इनको इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत है। फिल्म पूरा हेट डिजर्व करती है हर तरीके का, वो भी नॉट बिकॉज कि एक्टर्स की अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो तो है जो सो है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने एक बहुत ही बिलव्ड कैरेक्टर और मूवी को बास्टर्डाइज किया है। From the angle of performances to script to songs, सब कुछ in a single frame is just awful, just pure awful. And thankfully ये मूवी बनी, पिटी, इतना हेट मिला, एंड डिज्नी ने फिर से अपनी प्रिंसेस मूवीज के ऊपर विचार करना शुरू किया कि भाई एवं कुछ भी रैंडमली रीमेक्स नहीं बना सकते हम। एंड स्नो वाइट वो लास्ट एग्जांपल होगी कि जो इतना ज्यादा हेट मिला होगा, क्योंकि इतना वाइल्डली चेंज नहीं करना होता मूवी को रेलेवेंट बनाने के लिए। ओरिजिनल इसीलिए पसंद आती है आज भी क्योंकि वो अपने सोर्स मटेरियल और अपने पास्ट के विचारों से ट्रू रहती है। वो कंफर्ट देती है कि भाई पहले हुआ करता था ऐसा, आज बनाते हो तो एक एजेंडा लेके चलते हो, और वो एजेंडा नहीं कोई देखना चाहता। मेरे को गायब होना है फिल्मों में, आपकी पॉलिटिक्स नहीं सुननी। मगर फिर अपनी एक और देसी मूवी पे आए, और जो इस साल की वन ऑफ द गोटेड मूवीज में से एक रही है वो है नादानिया, जिसके बाद एक्टर्स भी फील कर रहे होंगे कि यार गलत तो कर दिया हमने। इसे देख के ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर भाई गॉडफादर मूवी बनी हुई है, जहाँ फिल्म ऐसी लगती है कि रन एंड गन पे इन्होंने फिल्म को शूट कर लिया, चलो भाई पिक्चर ही तो बना रहे हैं, जहाँ कोई रीज़न नहीं है कि इस फिल्म को आप देखो, अनटिल अनलेस आपको इसे हेट वॉच करना है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है नेपो गॉन रॉन्ग, जिसमें बहुत ही स्टिफ बैड एक्टिंग है, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन डिजाइन है, और बहुत ही फोर्स्ड जेंजी एनर्जी है, जिसे देख के फिल्म बहुत ही फेक फील होती है। ओवरऑल बहुत फेक लगता है, जहां मैं बोलूंगा कि ये इतनी बुरी है कि देखने लायक है। यू विल रियलाइज कि भाई डैम
कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, ये साले स्टार्स अपनी दुनिया में रहते हैं डिल्यूजनल, भाई इनको कोई आइडिया नहीं रियलिटी का, ऐसी है। जहां आप खैर लास्ट मूवी को कंसिडर करने से पहले कुछ अपने ऑनररी मेंशंस दे देते हैं, जिन्हें मैंने बुरा तो नहीं बोला था, इन दैट मोमेंट टाइम पास निकल गया था, काम चलाओ, पर अभी अगर मैं उन्हें फिर से उनके बारे में सोचता हूं तो मैं फील करता हूं कि ये मूवीज एज नहीं करेंगी और ना ही करी हैं। जिन पे कुछ मूवीज के नाम आते हैं, पहले तो अपने सोनू सूद की द बी कीपर अटेम्प्ट फतेह, शाहिद कपूर की देवा, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, सनी देओल की जाट, मैं तो एक्साइटेड हूँ अपने जाट 2 को देखने के लिए। खैर फिर उसके बाद आती है अजय देवगन की रेड 2, कराटे किड लेजेंड्स, हाउसफुल 5। अब हाँ, लिस्ट में ये होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि पिक्चर बकचोद थी एंड आई वाज, अभी भी कहूँगा आई वाज एंजॉयिंग इट, और वो कोई अच्छे सेंस में नहीं इंजॉय कर रहा था। मॉकटेल के एंड यूट्यूब रिव्यू में मैंने ये बात अभी भी क्लियरली बोली हुई है, और अभी भी वाहियात इन्होंने जोक्स यूज करे हुए हैं, पर देयर इज अ सर्टेन एंजॉयमेंट टू इट, एंड उसलिए मैंने लाइक एटलीस्ट ऑक्यूपाइड रहते हूँ फिल्म को देखते हुए। इसकी बकचोदी को देखते हुए लगता है कि हाँ, ओजी अक्षय कुमार की फीलिंग वापस आ रही है, एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि हाँ चलो कुछ तो है। मैं समझता हूँ ठरक उरक वाली बात अपनी जगह, मगर हाँ वो फीलिंग नजर आती है कि अक्षय कुमार अभी भी कम बैक कर सकते हैं। मगर ऑनररी मेंशंस में 100% रहेगी कि भाई फिल्म एज तो बिल्कुल भी नहीं करती, उसी टाइम में नहीं एज करी हुई थी। खैर उसके बाद आती है अपनी काजोल की माँ, भाई मैं उनकी माँ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जब अपनी पति देव की यूनिवर्स में अपने हॉरर एंट्री मारने की कोशिश की थी वेकना के साथ, वो माँ मूवी की बात कर रहा हूँ। वो AI CGI स्लॉप को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, एंड फिर आखिर में इन्होंने भी भाई सुपर हीरो मूवी बना दी, एंड क्यों करना चाहा भाई, क्यों कर रहे हो, बुरा होता है, बहुत खराब करते हो। फिर नेक्स्ट मूवी आती है अपनी रजनीकांत की कूली, एंड ना भाई दिस मूवी इज नॉट गोना एज वेल, नहीं हो पाया इनसे, बहुत उम्मीदें थी। जिसके बाद फिर आती है जानवी कपूर की परम सुंदरी, बहुत ही पेनफुली मीडियोकर। उसके बाद है कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स, अच्छा एज नहीं करेगी, एंड अब आई मीन ये भी सुपर हीरो ही बन जाते हैं एंड में। फिर आता है अपना हनुमान मूवी के एक्टर की तरफ से मूवी आई मिराई, एंड भाई अब तक की सबसे बुरी एज करी हुई मूवीज में से एक होगी। आई मीन लाइक डैम एम्बैरेसिंग, एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग। किस तरीके से बनाया था उन्होंने, क्या क्या बना के बेच रहे हैं भाई भगवान के नाम पर। इसके बाद फिर एक और मूवी आती है एक दीवाने की दीवानी है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस मूवी के बाद अपने मिलाव ज़वेरी का कॉन्फिडेंस ओवरब्लोन हो गया, एंड एक्टर को भी कम बैक मिल गया, पर जो मूवी का आशिकी सस्ती मस्ती वाली वाइब थी, नहीं भाई, लाइक अगर आप किसी ने बोला ना कि लाइक एक दीवाने की दीवानी अच्छी मूवी है, भाई आपको गंदा लोग जज करेंगे, ऐसा है फिल्म। उसके बाद अपनी नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी आती है सीसू रोड टू रिवेंज, जहाँ इसको देख के मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं सीसू 1 को 2 बार देख लूँ इसे देखने से अच्छा, इतना इन्होंने एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेरा है। जिसके बाद फिर एक और मूवी आती है तेरे इश्क में, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है रिलीज़ हुए, पर फिर वहीं स्लिप कर जाती है। ये मैं जानता हूँ रांझना 2 करना चाहते थे, राइट्स वगैरह से नहीं कर पाए, मगर नहीं, दिस मूवी इज़ नॉट गोना एज वेल, क्योंकि थोड़ा स्लिप कर जाती है बीच में से। एंड येस, इस लिस्ट में मैं सैयारा को बिल्कुल भी नहीं रखता, ना ही ऑनररी मेंशंस में और ना ही बुरी मूवीज़ की लिस्ट में, क्योंकि अभी भी आई विल स्टैंड टॉल कि मूवी बुरी नहीं है, मूवी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, वो तो बस ऑडियंस थी जिन्होंने इसे बैड लाइट में डाला, वरना अदरवाइज इट्स अ फाइन मूवी। इसके बाद नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है अपने शंकर की तरफ से गेम चेंजर मूवी का, जहां फिल्म ने गेम चेंज तो किया मगर अपने फिल्म मेकर के करियर का। मेकर्स ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि अपने गोटेड फिल्म मेकर्स भी बहुत ही गंदा फंबल कर सकते हैं। जहां शंकर जो कि अपनी आउटरीजियस फिल्म मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, वो इस बार ओवरब्लोन तो गए, पर इतने पुराने फॉर्मूला के साथ कि डिस्पाइट द स्केल एंड मैसेज, इसका एग्जीक्यूशन इतना पुअर था कि काफी टायर्ड एस फील होता है। जहां अगर वहीं वाइल्डनेस और साउथ का टिपिकल मसाला देखना है तो ये लाइक पीक एग्जांपल है, इससे अच्छा टाइम पास कुछ नहीं होगा। पर वही सेम चीज़ जो 20 साल पहले आप किया करते थे, वही सेम फिलॉसफी के साथ आज बस बेटर CGI VFX से परोस रहे हो, तो काफ़ी लाइक ज्ञानडू सा फील होता है कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, काफ़ी आइडियलिस्टिक फील करते हो, जो कि पहले ठीक था अब नहीं। वो पहले स्पीचेस दे दिया करते थे, काम कर जाता था, मगर आज नहीं, आज रेलेवेंट नहीं है ये सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट नहीं, जो आंसर्स दे रहे हो आप, दुनिया को मोरालिटी को लेकर कॉन्सेप्ट बदल चुका है, और उससे भी ज़्यादा उन्हें फालतू की बकवास नहीं सुननी है। जो आप आइडियलिज्म पढ़ा रहे हो वो रियलिज्म से काफ़ी दूर है। खैर अब ये सब काम कर जाता अगर 20 साल पहले बनी होती, एंड अगर शंकर ने इसे किसी और तरीके से अप्रोच किया होता, क्योंकि एवरीथिंग अबाउट दिस इज जस्ट वाइल्डली आउट ऑफ प्लेस, एंड यू जस्ट फील सैड कि अपने शंकर जैसे फिल्म मेकर भी
इससे बैक टू बैक इंडियन 2 एंड गेम जैसी मूवीज़ बना रहे हैं। शायद टैरेंटिनो ने सही कहा था कि फिल्म मेकर्स एक एज के बाद अच्छी मूवीज़ नहीं बना पाते, लेकिन खैर होप करते हैं कि अगर फ्यूचर में इन्होंने खुद पे थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन डाला तो बेटर मूवीज़ बना पाएंगे, क्योंकि अपने दिल तोरो साहब भी तो कर ही रहे हैं ना, ये भी कर लेंगे, बस थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देने की ज़रूरत है। बाकी खैर, आपकी कौन सी बैड मूवीज़ रही जो इस साल आपने देखी एंड आपने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, आप उनके बारे में मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। एंड यस, आने वाली फिल्म्स के ऊपर क्या कितना एक्साइटेड हूँ वो भी वीडियोस आती रहेंगी, अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।